हेलो एवरीवन। चलो, अच्छा, हम आपका सेक्शन 73 हमने शुरू किया था। सेक्शन 73 जो बेसिक बात कहता था वो ये कहता था कि हर कंपनी अपने मेंबर्स से डिपॉजिट ले सकती है, ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। चलो, हमने ना 9 कंडीशंस हमने पढ़ ली थी। 10th अब हम शुरू कर रहे हैं। पहली है नो राइट टू ऑल्टर। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑल्टर? ऑल्टर मतलब चेंज करना, ठीक है। तो याद रखना, कंपनी जो है वो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने की टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज नहीं कर सकती है। किसके बाद? आफ्टर सर्कुलर इज इशूड एंड डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड। यानी याद रखना, एक बार कंपनी ने मेंबर्स को सर्कुलर इशू कर दिया, फॉर्म डीपीटी 1 इशू कर दिया, और उस फॉर्म के बेसिस पे डिपॉजिटर्स से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर लिए, तो याद रखना उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर आता है 11th, डिपॉजिट इन जॉइंट नेम्स। ध्यान से सुनना ये जरा, डिपॉजिट्स में बी एक्सेप्टेड इन जॉइंट नेम्स। मेरी एक बात सुनो, क्या कंपनी जॉइंट लोगों से जॉइंट नेम्स में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती है? क्या कर सकती है? जॉइंट नेम्स मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। तो मैं अगर इसकी ना एक छोटी सी एक बात करूं, सपोज कंपनी को ए बी सी तीनों ने मिला के कंपनी को डिपॉजिट्स दिए 1 लाख रुपए के। ए बी सी तीनों ने जॉइंट नेम में कंपनी को डिपॉजिट्स दिए 1 लाख रुपए के। क्या कंपनी ए बी सी तीनों से जॉइंट नेम्स में डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। मैक्सिमम 3 जॉइंट नेम्स हो सकते हैं विद एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस। अब ये सुनना जरा, विद एनी ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस। पता है, जब ना कंपनी जॉइंट नेम्स में डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ना, तो उसमें ना क्लॉजेस कौन कौन से मेंशन होते हैं? पहला क्लॉज मेंशन होता है जॉइंटली का मतलब क्या हुआ? ये जो 1 लाख है ना, ये जो 1 लाख है, कंपनी ने पहले बताओ कितने रुपए के डिपॉजिट एक्सेप्ट करे? 1 लाख रुपए के। कितने लोगों से? ए बी सी से जॉइंटली। तो अब क्लॉज लिखा हुआ है आपके सर्कुलर में, दैट इज जॉइंटली मतलब इन डिपॉजिट्स की पेमेंट तीनों को जॉइंटली करी जाएगी। इन डिपॉजिट्स की रीपेमेंट तीनों को जॉइंटली करी जाएगी। तीनों को जॉइंटली मतलब 33,333 ए को रीपे करा जाएगा, 33,333 बी को रीपे करा जाएगा, और 33,333 सी को रीपे करा जाएगा। ये पहला क्लॉज। या हो सकता है क्लॉज मेंशन्ड हो आइदर और सर्वाइवर, या फिर आइदर की जगह वर्ड हो सकता है एनीवन और सर्वाइवर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब आइदर का मतलब क्या हुआ? यानी कंपनी 1 लाख रुपए की रीपेमेंट या तो ए को कर देगी, या तो बी को, या तो सी को। आइदर और एनीवन मतलब तीनों में से किसी को भी 1 लाख रुपए की क्या कर देगी? रीपेमेंट। और सर्वाइवर का क्या मतलब हुआ? अब सुनो, सपोज कंपनी ने डिसाइड करा कि हम पूरे 1 लाख रुपए की रीपेमेंट ए को करेंगे, लेकिन हुआ क्या? ए की डेथ हो गई। तो उस केस में कंपनी 1 लाख रुपए की रीपेमेंट उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कर देगी। तो सर्वाइवर का मतलब क्या हुआ? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो पता है, यहां पर नोटिस करो, पहले केस में कंपनी ना 1 लाख रुपए रीपे कर रही थी तीनों को, ठीक है, 1:1 में। अब यहां पर कंपनी 1 लाख तीनों को रीपे नहीं कर रही है, इंस्टेड
तीनों में से किसी एक को रीपे कर रही है या तीनों में से किसी एक के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर रही है, रीपे। अब क्या है, फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर। अब पता है क्लॉज क्या लिखा हुआ है, क्लॉज क्या लिखा हुआ है, क्लॉज लिखा हुआ है जिसका नाम पहले लिखा होगा ना हम उसको रीपे करेंगे, अगर वो जिंदा नहीं है, मर चुका है, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे करेंगे। अब मुझे बताओ सबसे पहला किसका नाम लिखा हुआ था, ए का, तो कंपनी ने कहा हम 1 लाख रुपए ए को रीपे करेंगे, अगर ए की डेथ हो चुकी है तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रीपे करेंगे। ठीक है, अब 12th पॉइंट आता है ब्रोकरेज और इंटरेस्ट। याद रखना जो कंपनी कितना ब्रोकरेज पे करेगी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने पे, कितना इंटरेस्ट पे करेगी, वो किसी भी हालत में आरबीआई ने जो रेट प्रिस्क्राइब करा है ना उसको एक्सीड नहीं कर सकता है। ब्रोकरेज इज टू बी पेड टू अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय कंपनी टू सॉलिसिट डिपॉजिट। याद रखना कंपनी ब्रोकरेज सिर्फ उसी पर्सन को पे कर सकती है जिसको कंपनी ने अथॉरिटी दी है लिखित में कि वो कंपनी के बिहाफ पे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगा, सॉलिसिट करेगा। तो याद रखना ब्रोकरेज सिर्फ उसी पर्सन को कंपनी पे कर सकती है जिसको कंपनी ने ये अथॉरिटी दी है कि वो कंपनी के बिहाफ पे डिपॉजिट्स को सॉलिसिट करेगा। अगर किसी और पर्सन को ब्रोकरेज पे करी तो उसे रूल्स का वायलेशन माना जाएगा। ठीक है, उसे रूल्स का क्या माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा। चलो अगला 13 पॉइंट, सिक्योरिटी फॉर असेट। देखो सिंपल बात, इन केस ऑफ सिक्योर्ड डिपॉजिट्स कंपनी शैल प्रोवाइड फॉर सिक्योरिटी बाय वे ऑफ चार्ज ऑन असेट्स एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल असेट। ठीक है, मेरे को एक बताओ, अगर कंपनी डिपॉजिट्स को क्या रखना चाहती है, सिक्योर्ड, तो कंपनी को डिपॉजिट्स के बदले क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी बाय वे ऑफ अ चार्ज ऑन असेट्स। हाउएवर इंटेंजिबल असेट्स नहीं रखवाए जा सकते हैं एज सिक्योरिटी। मतलब याद रखना सिक्योरिटी के बदले सिर्फ कौन से असेट्स रखवाए जा सकते हैं, टेंजिबल असेट्स ही रखवाए जा सकते हैं एज सिक्योरिटी। अच्छा, दूसरा, अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट्स प्लस इंटरेस्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। यानी एक बात याद रखना, सिक्योरिटी की जो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए ना, दैट शुड बी सफिशिएंट इनफ टू कवर अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। मतलब याद रखना सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू किसी भी हालत में डिपॉजिट्स की अमाउंट प्लस इंटरेस्ट की अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होनी चाहिए। और सिक्योरिटी इज टू बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ट्रस्टीज। उस पर मैं अगले पॉइंट पे वही आ रहा हूं, अब पढ़ो 14th पॉइंट क्या है हमारा, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टीज। मेरी बात सुनना, ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम है जैसे डिबेंचर्स के केस में था। डिबेंचर्स के केस में भी कंपनी के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपनी को एक ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है। क्यों? टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। यहां पर भी सेम है, एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है टू प्रोटेक्ट डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या अपॉइंट किया जाता है, एक ट्रस्टी। कब अपॉइंट करना है, टू बी अपॉइंटेड बिफोर इशूइंग सर्कुलर टू मेंबर्स। मतलब डीपीटी 1 इश्यू करने से पहले अपॉइंट करना है। अच्छा, ट्रस्टी को अपॉइंट करने से पहले ट्रस्टी का क्या लेना पड़ेगा, रिटन कंसेंट। और याद रखना हमने रिटन कंसेंट ट्रस्टी का ले लिया है, ये बात आपको फॉर्म डीपीटी 1 में स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ताकि डिपॉजिटर्स को यह बात पता चल जाए, मेंबर्स को यह बात पता चल जाए कि ट्रस्टी का रिटन कंसेंट लिया जा चुका है। सी पॉइंट, डिपॉजिट ट्रस्ट डीड एटलीस्ट 7 days प्रायर टू इशूइंग सर्कुलर। वैसा ही केस है जैसे वहां पर था, यहां पर भी आपको डिबेंचर ट्रस्टीज जो ट्रस्टी है डिपॉजिट ट्रस्टीज के साथ क्या बनानी पड़ेगी, एक डिपॉजिट ट्रस्टी बनानी पड़ेगी। एटलीस्ट ट्रस्ट डीड कितने दिन पहले बनेगी, एटलीस्ट 7 days प्रायर टू इशूइंग सर्कुलर। मतलब डीपीटी 1 इश्यू करने से एटलीस्ट 7 दिन पहले आपको एक डिपॉजिट ट्रस्ट डीड बनानी पड़ेगी।
अच्छा, अगली बात आती है डी पॉइंट, डिसक्वालिफाइड ट्रस्टीज। वही सेम जो वहां पर पड़ा था। कौन कौन ट्रस्टीज नहीं बन सकते? डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल, ऑफिसर, एम्प्लॉय। किसके? कंपनी के, या कंपनी की होल्डिंग के, या कंपनी की सब्सिडरी के, या कंपनी के एसोसिएट के। या फिर वो पर्सन कंपनी के प्रति या होल्डिंग के प्रति या सब्सिडरी के प्रति या एसोसिएट के प्रति क्या है? इनडेटेड है। मतलब उसने या तो कंपनी का पैसा देना है, या होल्डिंग का पैसा देना है, या सब्सिडरी का पैसा देना है, या एसोसिएट कंपनी का पैसा देना है। हैज एनी मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद कंपनी। मैंने आपको वहां पर ही बताया था, मतलब हो सकता है कि आपने कंपनी से पैसा लेना हो, या अपने कंपनी को डिपॉजिट्स के रिस्पेक्ट में, कंपनी के बिहाफ पे आपने डिपॉजिट्स के रिस्पेक्ट में क्या दे रखी है? गारंटी दे रखी है। इज रिलेटेड टू एनी पर्सन स्पेसिफाइड इन वन अबव। मतलब आप डायरेक्टर के रिलेटिव हो, या की मैनेजरियल पर्सनल के रिलेटिव हो, या ऑफिसर के रिलेटिव हो, या एम्प्लॉय के रिलेटिव हो। कहने का मतलब वही है जो मैंने वहां पर आपको बताया था। जो ट्रस्टी होता है ना, वो कंपनी और डिपॉजिटर्स के बीच का पर्सन होता है, और वो पर्सन ना एकदम न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कंपनी का फेवर करे इनजेन्युइनली, या वो डिपॉजिटर्स का फेवर करे इनजेन्युइनली। तो कंपनीज एक्ट ने एक बात क्लियर कर दी है कि डिबेंचर ट्रस्टी ऐसा नहीं होना चाहिए जो कंपनी से किसी तरीके से जुड़ा हुआ हो। क्योंकि अगर वो कंपनी से रिलेटेड है ना किसी तरीके से, तो वो कंपनी का ही पक्ष लेगा, और जब वो कंपनी का पक्ष लेगा तो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट कैसे करेगा? तो याद रखना, ट्रस्टी ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल क्या हो बताओ? न्यूट्रल हो, जो बिल्कुल न्यूट्रल हो। ठीक है, चलो ई पॉइंट, रिमूवल ऑफ ट्रस्टी। सिंपल पॉइंट, कैन नॉट बी रिमूव्ड आफ्टर इश्यू ऑफ सर्कुलर एंड बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म। अच्छा सुनो, एक बार आपने सर्कुलर इश्यू कर दिया तो आप ट्रस्टी को रिमूव नहीं कर सकते बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। मतलब उसकी टर्म खत्म होने से पहले आप उसे रिमूव नहीं कर सकते, एक्सेप्ट विद कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स। मतलब जब तक सारे डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में अपना कंसेंट ना दे दें, आप ट्रस्टी को उसके टर्म से पहले आप रिमूव नहीं कर पाओगे। वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी प्रेजेंट इन बोर्ड मीटिंग इफ रिक्वायर्ड। उन डायरेक्टर्स में से एक कौन होना चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, चलो अब अगला पॉइंट आता है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स। देखना, पता है कंपनी को ना, कंपनीज एक्ट ने एक बात कही है कि जितने भी आप डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करोगे ना, उसके लिए आपको एक रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट्स अपने पास क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। कहां पर? एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे आप मेंटेन करोगे। क्या? वन और मोर सेपरेट रजिस्टर्स फॉर डिपॉजिट। कंटेंट्स क्या होंगे? नेम, एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ डिपॉजिटर, पर्टिकुलर्स ऑफ गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, पर्टिकुलर्स ऑफ नॉमिनी। ये मैं आगे बताऊंगा आपको। जो डिपॉजिटर है ना, उसे नॉमिनी का नाम मेंशन करना पड़ता है, ताकि अगर कल को डिपॉजिटर की डेथ हो जाए तो डिपॉजिट के सारे राइट्स किसके पास आ जाते हैं? उसके नॉमिनी के पास आ जाते हैं। अच्छा, डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर, ये भी मैंने अभी एस्ट्रिक्स किया हुआ है, ये भी आगे बताता हूं आपको। डेट एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, किस दिन डिपॉजिट दिया, कितने रुपए का डिपॉजिट दिया। टेन्योर क्या है, डेट ऑफ रीपेमेंट क्या होगी? याद करो, टेन्योर 6 मंथ से कम नहीं हो सकता और 36 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। एक केस था जब 6 मंथ से कम हो सकता है, अगर डिपॉजिट लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम है। उस केस में भी मिनिमम 3 मंथ्स तो होगा ही होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या क्या आएगा? पर्टिकुलर्स ऑफ सिक्योरिटी, ये तो तभी आएगा ना अगर डिपॉजिट क्या है? सिक्योर डिपॉजिट है। अदर रेलेवेंट पर्टिकुलर्स, याद रखना ये जो रजिस्टर है ये आपको अपने पास प्रिजर्व करने पड़ेगा, प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। 8 ईयर्स पता है कहां से? 8 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ
लास्ट एंट्री इन रजिस्टर, मतलब रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट में ना जिस दिन आखिरी एंट्री हुई है ना वहां से 8 साल के लिए आपको प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद वो डिपॉजिट रिसिप्ट के ऊपर मैं बात कर रहा था आपसे। मेरे को एक बात बताओ, जब आप मुझे फीस देते हो तो मैं आपको बदले में रिसिप्ट इशू करता हूं ना, वैसे ही डिपॉजिटर जब कंपनी को डिपॉजिट देता है तो बदले में कंपनी डिपॉजिटर को क्या इशू करेगी? डिपॉजिट रिसिप्ट। डिपॉजिट लेने के 21 दिन के अंदर अंदर इट शुड बी साइंड बाय ड्यूली ऑथराइज्ड ऑफिसर। कंटेंट्स क्या होंगे उस रिसिप्ट में? डिपॉजिटर का नाम और एड्रेस, किस दिन डिपॉजिट दिया, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और किस दिन मैच्योर होगा। नॉमिनी, एवरी डिपॉजिटर शैल नॉमिनेट एनी पर्सन एज नॉमिनी एट एनी टाइम, मतलब कभी भी वो नॉमिनी को क्या कर सकता है? अपॉइंट कर सकता है। पर्पस क्या है नॉमिनी को अपॉइंट करने का? क्योंकि अगर कल को डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो डिपॉजिट के जितने भी राइट्स हैं वो किसके पास आ जाते हैं? नॉमिनी के पास आ जाते हैं। अच्छा, 17th पॉइंट, प्री मैच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। अच्छा, ये प्री मैच्योर रिपेमेंट मतलब सपोज कोई पर्सन अपने टेन्योर से पहले, ध्यान से सुना, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, कंपनी जो है वो अपने टेन्योर से पहले डिपॉजिट्स की क्या करना चाहती है? रीपेमेंट। तो एक बात याद रखना, इस केस में कंपनीज एक्ट ने कहा है कि कंपनी ना किसी भी हालत में 6 महीने से पहले तो डिपॉजिट्स की रीपेमेंट कर ही नहीं सकती है। तो मैंने कल बताया ना, मिनिमम टेन्योर डिपॉजिट्स का कितना होगा? 6 मंथ्स तो होगा ही होगा। मतलब सपोज कंपनी ने कोई डिपॉजिट लिया 2 साल का, तो याद रखना 6 मंथ से पहले तो डिपॉजिट्स की रीपेमेंट हो ही नहीं सकती। तो कंपनी डिपॉजिट्स को रीपे कर सकती है आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स, बट बिफोर मैच्योरिटी डेट, मतलब बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 years। तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 2 years कंपनी डिपॉजिट्स की क्या कर सकती है? रीपेमेंट। उस केस में कंपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी वो 1% कम होगा देन एक्चुअल रेट। ऑब्वियस सी बात है, अगर कंपनी पहले पैसा रीपे करेगी तो पहले पैसा रीपे करने का कंपनी को कोई फायदा तो होना चाहिए ना। और कंपनी को क्या फायदा होगा? कंपनी 1% कम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिटर को पे कर सकती है। अच्छा, 18th पॉइंट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स विद रजिस्ट्रार। पता है क्या? सुनो, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनी के ऊपर, क्या कि कंपनी ने जितने भी डिपॉजिट्स, या मैं बोलूं कंपनी ने जितने भी डिपॉजिट्स प्लस नॉन डिपॉजिट्स मतलब जो हमने रूल 21C में पढ़े थे, ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। सिंपल वर्ड्स में बोलूं ना, कंपनी को जहां जहां से पैसा रिसीव हुआ है ना, जहां से पैसा रिसीव हुआ है, कंपनी को उस पैसे की डिटेल रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी इन फॉर्म DPT 3। तो कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर जहां से पैसा क्या हुआ है? रिसीव, कंपनी को उस पैसे की डिटेल रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी फॉर्म DPT 3 में। ड्यू डेट क्या होगी? 30th जून ऑफ एवरी ईयर, मतलब 19-20 फाइनेंशियल ईयर की डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी 30 जून 2020 तक। ऐसे 20-21 फाइनेंशियल ईयर की डिटेल्स आपको 30 जून 21 तक देनी पड़ेंगी। अच्छा, रिटर्न का क्या कराना पड़ेगा? ऑडिट करवाना पड़ेगा ऑडिटर से। और NA मतलब नॉन एप्लीकेबल। याद रखना, ये वाला प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं करता है। एक छोटी सी बात आपको और बता दूं, ये जो नॉन डिपॉजिट्स है ना, इसके लिए मैंने एस्ट्रिक्स मार्क किया है और मैंने पीछे एक पॉइंट लिखवाया हुआ है आपको, 1 टाइम रिटर्न फॉर नॉन डिपॉजिट्स फॉर द पीरियड 1st April 14 to 31st March 19 in DPT 3 with 90 days from। मेरी बात सुनना, पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपको एक DPT 3 आपको भरना पड़ेगा। DPT 3 है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स।
इसमें डिटेल्स डिपॉजिट्स की भी आएंगी और उन ट्रांजैक्शंस की भी डिटेल्स आएंगी जिनको डिपॉजिट्स माना नहीं गया है। मेरी बात सुनना, आपको एक रिटर्न ऑफ डिपॉजिट डीपीटी 3 आपको किसके पास जमा करवानी पड़ेगी? आरओसी के पास। इसमें दो चीजों की डिटेल्स आएंगी, डिपॉजिट्स की डिटेल्स आएंगी और उन ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स आएंगी जिनको डिपॉजिट्स माना नहीं गया है अंडर रूल 21C। सबकी डिटेल्स आएंगी और ये आपको जमा करवाना पड़ेगा हर साल की 30 जून तक। लेकिन उन्होंने ना एक बात कही, उन्होंने कहा कि ये जो नॉन डिपॉजिट्स है ना, जिनको डिपॉजिट्स नहीं माना गया है, इनके लिए कंपनी चाहे तो एक ऑल्टरनेटिव है। और वो ऑल्टरनेटिव क्या है? कंपनी क्या कर सकती है कि नॉन डिपॉजिट्स के लिए उसे हर साल आरओसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो क्या कर सकती है? वन टाइम रिटर्न भर दे डीपीटी 3 में। वन टाइम रिटर्न मतलब, मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो, हर साल आपको नॉन डिपॉजिट की डिटेल आरओसी को देने की जरूरत नहीं है। आप 5 साल में यह डिटेल एक बार दे सकते हो। कौन से 5 साल? 1 अप्रैल 14 से 31 मार्च 19। अगर मैं इन 5 साल की बात करूं तो इन 5 सालों की डिटेल आप एक साथ फर्निश कर सकते हो डीपीटी 3 में। कब तक? साल खत्म होने के 90 दिनों के अंदर अंदर, मतलब 31 मार्च 19 से 90 डेज। काउंट कर दूं एक बार, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 29, मतलब 29 जून तक आपको ये इंफॉर्मेशन, 29 जून 2019 तक आपको ये डिटेल आरओसी के पास फर्निश करनी पड़ेगी नॉन डिपॉजिट्स की। मतलब बात समझो, डिपॉजिट्स की डिटेल तो आपको हर साल देनी पड़ेगी, लेकिन नॉन डिपॉजिट्स की डिटेल अगर आप चाहो तो 5 साल में एक बार दे सकते हो। हर साल बतानी जरूरी नहीं है। अच्छा, अब लास्ट 1-2 पॉइंट्स रहते हैं। डिस्क्लोजर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पता है, कंपनीज एक्ट ने कहा है कि हर कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स, उसमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर पब्लिक कंपनी है तो उसे बताना पड़ेगा कि उसे डायरेक्टर से कितना पैसा रिसीव हुआ है, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसे बताना पड़ेगा डायरेक्टर से या डायरेक्टर के रिलेटिव से कितना पैसा रिसीव हुआ है। यह आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखना, अगर ड्यू डेट वाले दिन कंपनी ने डिपॉजिट्स को रीपे नहीं करा तो याद रखना उसके बाद कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा, पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और पीनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 18% पर एनम। तो एक बात याद रखना, अगर डिपॉजिट्स की रीपेमेंट 31 मार्च 19 को होनी चाहिए थी और पेमेंट हुई 30 अप्रैल 19 को, तो याद रखना 1 महीने का कंपनी को क्या देना पड़ेगा? पीनल इंटरेस्ट। कितने परसेंट के हिसाब से? 18% पर एनम के हिसाब से पीनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ना सेक्शन 73 था, मेन सेक्शन हमारे इस चैप्टर का। बाकी छोटे छोटे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।